आज मुझे मन किया कि एक आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाए जहाँ पे अपने फेलियर्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ। एक्चुअली क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रहा है ना, तो मैं अपनी वाइफ को कुछ दिन पहले बता रहा था कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। ये एक्चुअली मैं अपना एक जो थॉट प्रोसेस है, अपनी जो अंदर में कुछ भी मेरे अंदर है, तो उसको मैं पेन डाउन करना चाह रहा हूँ, उसको वीडियो फॉर्म में डाल दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में हो सकता है मेरे बच्चे उसको देखें, या हो सकता है कि बस एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ कि शायद इससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख ले। तो आज थोड़ा सा इमोशनल था और अपनी गलतियों को याद कर रहा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर किया जाए कि वो क्या गलतियाँ थी जिससे मैंने सीखा बहुत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि गलती करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम गलती नहीं करेंगे तो फिर हम सही काम करने का डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे, बिकॉज़ हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रैंडम। हम आज कुछ भी कर रहे हैं तो वो सही है कि गलत है वो तो बाद में पता लगता है ना। तो गलतियाँ करनी चाहिए, तो कुछ गलतियाँ मैंने की थी, उसका लर्निंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे बड़ी गलती मुझे आज भी याद है, जब मैं सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था, तो सीए फाइनल में क्या 8 पेपर होते हैं, ठीक है? 2 ग्रुप होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे पेपर्स दिए थे, लेकिन जिस साल मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया था उस साल एक पेपर माफा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर है, वो बहुत टफ आया था, बहुत टफ। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस दिन मैं थोड़ा साइक्ड आउट हो गया। जब एग्ज़ाम में मैंने देखा ना, अरे मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मुझे घबरा गया और मेरा माइंड एकदम बंद हो गया कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, और मैं उस पेपर में फ़ेल हो गया। तो 8 पेपर में 7 में मेरे डिस्टिंक्शन थे। डिस्टिंक्शन मतलब एग्जाम्पशन बोलते थे उसको सीए इंस्टीट्यूट में। तो एग्जाम्पशन मतलब 60 के ऊपर अगर आपके हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो गए पेपर। और एक पेपर माफा, उसमें मेरा स्कोर था 38। 2 नंबर मुझे और आ जाते ना तो मैं माफा में पास हो जाता और मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग होता। सीए फाइनल में रैंकिंग होना बहुत बड़ी बात है दोस्त। मेरा शायद रैंकिंग उस समय 10 या 12 ऑल इंडिया रैंकिंग होता। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो कितना बड़ा पेन था मेरे अंदर में कि बस 2 ही नंबर से इतना बड़ा अकम्पलिशमेंट मैं मिस कर गया। लेकिन ठीक है, लाइफ है, वी हैव टू मूव ऑन। दैट वाज अ मिस्टेक। दैट शायद मैं उस दिन पैनिक में नहीं आता, शायद मैं इतना परेशान नहीं होता, तो आई वुड हैव प्रोबेबली पास द एग्जाम, बिकॉज लोग तो पास किए ही हैं। मैक्सिमम लोग 40-41 लाख पास किए। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, वो उसी साल सीए गोल्ड मेडलिस्ट बना, तो वो वीडियो देख भी रहा होगा तो स्माइल कर रहा होगा। तो वो भी माफा में भी बहुत स्कोर नहीं आया था उसका, बट बाकी सब में ज़बरदस्त उसने काम किया था। तो वो एक मुझे समझ में आ गया था कि यार जब आपका उस समय कुछ कुछ भी टेस्टिंग चल रही है ना, उस समय पैनिक मत करो। हर मौके पे आप अगर माथे को शांत रखते हो तो आपको एक एक रास्ता दिख जाता है कि मुझे इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला ये मेरा लर्निंग था, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग था। उसके बाद से ऑब्वियसली मैं और अलर्ट हो गया। दूसरा मिस्टेक मुझे मुझे वही पढ़ाई को लेके मिस्टेक थी, क्योंकि जब बचपन में तो पढ़ाई पढ़ाई करते थे। दूसरा मिस्टेक मुझे लगता है मैंने किया था जब मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने जीमैट दिया था। उसके पहले जीमैट था, मतलब मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता था। ऐसे ही शौक था कि बाहर पढ़ा जाए, एडवांस एजुकेशन बाहर की जाए, बिकॉज कभी मौका नहीं मिला था। तो ग्रेजुएशन भी कलकत्ता में किया, तो कभी मौका नहीं मिला बाहर जाके पढ़ने का। तो इच्छा बहुत थी कि बाहर जाके पढ़ा जाए। अब जीमैट दिया, उसमें बहुत ही गंदा स्कोर आया, बता ही नहीं सकता हूँ, इतना गंदा स्कोर आया। कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि मैं इतना गंदा कैसे कर सकता हूँ। और जीमैट मैंने शायद अक्टूबर में दिया था और दिसंबर में मैंने कैट दिया था। उस समय दिसंबर में होता था कैट, और कैट में अच्छा स्कोर आ गया। तो कैट में मुझे याद है मेरा आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कोरिकोड और आई एम इंदौर, इन सब से कॉल आया था। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और वो कैट स्कोर आने के बाद में तो उतने अच्छे से जो इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी करनी होती है ना, शायद नहीं किया। और लगा कि यार मैं तो अच्छा ही तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय बाय द टाइम मेरा एक एक्सपीरियंस था और सीए वगैरह का क्वालिफिकेशन था। तो मुझे लगता था कि यार सीए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बंदे को नहीं लेगा, आईएम तो किसको लेगा। तो आईएम अहमदाबाद का इंटरव्यू मुझे आज भी याद है कि पहले तो ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई चलती है, तो वो मोटा मोटी ठीक ही गया था। पर इंटरव्यू के अंदर में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने मुझसे। और मेरे एकदम माइंड उस वक्त बंद हो गया कि ये क्या बात हुई, ट्रिग्नोमेट्री।
अरे भाई मैं MBA पढ़ने जा रहा हूँ, अब उसके एग्ज़ाम में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रिग्नोमेट्री कैसे पूछ सकते हैं? तो शायद मेरा एक्सप्रेशन उनको दिख गया था कि ये बंदा थोड़ा पैनिक में आ गया है। और देखिए कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर में ये बहुत जज करते हैं कि आप विपरीत सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो शायद बॉडी लैंग्वेज मेरा इतना फेवरेबल नहीं था, तो अहमदाबाद और बैंगलोर दोनों नहीं हुआ और मैं इंदौर चला गया। वैसे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज बहुत ही अच्छा डिसीजन था। वहाँ ऐसे ऐसे दोस्त बने और ऐसी पढ़ाई हुई, ऐसी मस्ती हुई कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ठीक है, लर्निंग मिला कि जब परिस्थितियाँ आपके साथ में नहीं है तो आपको सिचुएशन कोई ना कोई पावर है जो आपको वो सिचुएशन देता है कि आप उस परिस्थिति में काम कर पाते हैं। मैं जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे वैसे और सोच रहा हूँ, तो मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं किया था, क्योंकि दिल से बात जो है ना वो नॉर्मल करते रहो तभी अच्छी लगती है। ज़्यादा सोच समझ के बात करो तो समझ में आ जाता है कि यार ये बनावटी बातें हो रही है। उसके बाद जब मैंने बॉम्बे में जॉब करना चालू किया था तो शायद वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी, सीखा बहुत, बट आई थिंक मैंने थोड़ा स्लो ले लिया था, क्योंकि MBA के बाद में अगेन एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो रफ्तार से मुझे वहाँ काम करनी चाहिए थी वो रफ्तार मेरी स्लो थी, मैं थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो गया था। तो मुझे समय लगा उस रफ्तार को वापस से फास्ट ट्रैक करने में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि योर बॉडी इज़ प्रिंसिपली आलसी। तो जब हम अपनी रफ्तार स्लो करते हैं तो आपकी बॉडी आपको स्लो ही रखने की कोशिश करती है। तो वापस से जब आप उस रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक टू दैट पेस। सो इट टुक मी टाइम टू कम बैक टू दैट पेस। इसीलिए व्हेन आई केम बैक टू कैलकाटा एंड आई वांटेड टू स्टार्ट ऑन माय ओन, जब मैं अपना करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे बहुत समय लगा। हो सकता है कि मेरा माइंड उस समय उतना एक्टिव नहीं था जितना प्रॉब्ली MBA के दौरान रहा। तो कॉम्प्लिसेंसी कई बार आदमी को गलत काम करने पे मजबूर कर देती है। और मैंने देखा है, एक मेरा पैटर्न है, आई डोंट नो आपका भी ये पैटर्न है क्या, मैंने देखा है हर 4 साल में ना मेरा खराब साल जाता है। ये पैटर्न है, हर 4 साल में कॉम्प्लिसेंसी आएगी और उसके बाद में मैं वापस से जागूंगा कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद में वापस से मैं वर्क करता हूँ। और फिर दूसरा साल तीसरा साल में मेरा करियर पीक होता है, और फिर वापस से जब करियर पीक हो जाता है ना तो एक बार वापस से ठंडा पड़ जाता हूँ। तो ये मेरे साथ पैटर्न है, ये शायद आपके साथ भी पैटर्न है, हो सकता है, आई डोंट नो। फिर उसके बाद बिजनेस बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत किया। आई थिंक आफ्टर कैलकाटा आने के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, बहुत, क्योंकि वो जो 2009 से लेके जो इंडिया था फाइनेंशियल मार्केट, आने वाले 10 साल में 2019-20 तक इतना अपॉर्चुनिटी दिया गया था। मैंने अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज तो किया, मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट मुझे लगता है कि आई कुड हैव डन मच मच बेटर देन व्हाट आई हैव डन, बिकॉज देयर वर फ्यू अपॉर्चुनिटीज जिनको मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं समय से पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ अपॉर्चुनिटी। जैसे एल्गो ट्रेडिंग, जैसे कमोडिटीज ट्रेडिंग मैंने 2005-6 में चालू किया, उस समय कोई नहीं करता था। जैसे एल्गो ट्रेडिंग जो कंप्यूटर को यूज़ करके ट्रेड किया जाता है, मैंने 2009 में सोच लिया था, तो आई वाज द इनिशियल वंस। फिर उसके बाद एजुकेशन, फिनेंशियल एजुकेशन में लोगों को हेल्प करना, स्टॉकेज बनाना 2013-14 में सोच लिया था। तो पहला 4 साल 5 साल तो पूरा चीज़ों को बनाने में, सजाने में और अपनी टीम को बिल्ड करने में लग जाता है। और एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की जो सोच होती है ना कि प्रॉफिट आ रहा है क्या, प्रॉफिट आ रहा है क्या, इस महीना क्या हुआ, लॉस कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, कमाई कितनी हुई। तो ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की सोच है ना, वहाँ से लेके मॉडर्न बिजनेसमैन की सोच विच इज़ मोर ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रेसिव, ये जो ट्रांजिशन हुआ ये मेरे में स्लो हुआ। और मैं ये कन्फेशन करता हूँ कि जो पुरानी वैल्यू सिस्टम है, जो पिताजी कहते थे कि आज भी पूछते हैं कि महीने में कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम अभी भी, अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया हूँ थैंक्स टू माय यंगर पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, जो मुझे कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। बट जो ट्रांजिशन होना चाहिए था पहले कि मॉडर्न वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच इज़ मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, जो थोड़ा और एग्रेसिव होता है, वो आने में थोड़ा समय लगा। बट कोविड के अंदर में आई डिड वेरी गुड। आपने देखा ही है मैंने कितने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं। इट वॉज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मी ऑल्सो टू लर्न
फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू समवन हु इज रिकॉर्डिंग वीडियो लाइक दिस, इट्स अ बिग ट्रांजिशन. तो ये मैंने थोड़ा टाइम लगाया, बट ठीक है, अभी आई थिंक आई एम रीजनेबली डूइंग गुड, एंड आई होप आई विल कीप ऑन डूइंग दैट वेल. फाइनली एक जो मेरी मिस्टेक है, जो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, इज जब हम लोग अपने करियर में बहुत अच्छी रफ्तार से चलते हैं ना, तो जो हमारा फैमिली होता है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्किंग है, अपने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड करने लग जाते हैं, राइट. एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री टू दिस दैट अगल बगल में जो रह रहे हैं आपको लगता है कि ये तो रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे. तो वो जो रफ्तार है ना, उस रफ्तार में उनको साथ में नहीं ले जाने का भी एक गिल्ट आपके अंदर बाद में आ जाता है. मैं उतना बुरा नहीं हूँ, आई हैव डन रीजनेबली वेल, बट आई थिंक थोड़ा और बेटर किया जा सकता है. अपने फैमिली को अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाइए, उनको अपने साथ लेके चलिए. अपना इमीडिएट फैमिली जो है, जो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ और आपका हस्बैंड, इमीडिएट फैमिली को आपको उतना ही अटेंशन, उतना ही समय, उतना ही माइंड शेयर देना होगा जितना आप अपने ऑफिस वाली फैमिली को देते हैं. बिकॉज बायोलॉजिकल फैमिली और पेपर फैमिली, इनमें भी डिफरेंस है. सो बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दोनों को साथ में लेके चलना है. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड दैट नाउ इज़ द टाइम वेयर आई शुड हैव दैट बैलेंसिंग गोइंग ऑन. सो दैट इज़ इट. तो ये वीडियो में बस यही बताना था कि कुछ मिस्टेक्स किया, उससे सीखा है और सीखता जा रहा हूँ. इसीलिए मैं लर्नर विवेक बजाज हूँ, और ये सीख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कुछ तो इसमें से सीख ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी लाइफ में एज अ प्रोफेशनल और एज अ पर्सनल लाइफ में बैलेंस रख के बस ग्रो करते रहें. थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए. बाय बाय.